इलेक्शन कमीशन तो आप देख रहे हैं कि बिल्कुल भाजपा के एजेंट की तरह काम कर रहा है और जानबूझकर उन्होंने उसका एल्गोरिदम ऐसा बनाया है कि मुसलमानों के ही नाम अधिकतर 70, 80, 90% उसमें मुसलमानों के ही नाम उस लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी में आए। इतना धक्कड़ पेल में 3 महीने के अंदर होने दे रहे हैं, जबकि इलेक्शन कमीशन खुद कह चुका है कि 6 महीने से कम में नहीं हो सकता। फिर उनको रियलाइजेशन हुआ कि ये तो बेसिक स्ट्रक्चर माना गया है सेक्युलरिज्म, तो संविधान भी अगर अमेंड कर दें तो हिंदू राष्ट्र नहीं बना सकते। तब इन्होंने सोचा कि हम एनआरसी करके मुसलमानों को नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन से ही हटा देंगे। असम में कोशिश करी, लेकिन वहाँ सुप्रीम कोर्ट ने उस समय मॉनिटर कर दिया और कम से कम इस कम्युनल आधार पर नहीं होने दिया कि मुसलमानों का सेलेक्टिवली नाम हटा दिया जाए। वहाँ पर भी यही करा गया था कि सब लोग ये डॉक्यूमेंट्स दिखाओ, और बहुत सारे गरीब लोग थे जिनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं थे, वो लोग एनआरसी से बाहर हो गए। लेकिन जो बाहर हुए उसमें 70% हिंदू थे, 30% मुस्लिम थे, रफली जो आसाम में पॉपुलेशन है उतने ही थे। अब इनको ये लगा कि अच्छा हम एसआईआर करके मुसलमानों को बाहर कर दें। इन्होंने बिहार से शुरू किया, बिहार में भी उतना नहीं कर पाए, लेकिन इनको लगा कि अब बंगाल में तो हम कर ही देंगे ये काम जो हम शुरू से कोशिश कर रहे हैं। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत अहम फैसला 1995 में दिया था लाल बाबू हुसैन के नाम से, जिसमें उन्होंने ये बोला था कि अगर आप किसी का नाम वोटर्स लिस्ट से इस आधार पर हटा रहे हैं कि वो नागरिक नहीं है हिंदुस्तान का, तो पहली बात तो आपको ये देखना होगा कि अगर वो पिछले वोटर्स लिस्ट में था तो उसको प्रिमा फेसी नागरिक माना जाएगा। फिर अगर आपको कोई सीरियस डाउट है उसकी सिटीजनशिप का, तो आपको उसको आधार बताकर नोटिस देना होगा कि किस आधार पर आपको डाउट है उसकी सिटीजनशिप पर। फिर उसका जवाब सुनना होगा और जो भी वो एविडेंस लाए, ओरल या डॉक्यूमेंट्री, वो सब देखकर आपको फिर रीजन्ड फैसला देना होगा। और इस वजह से उसके उस 1995 के बाद से हर बार इलेक्शन कमीशन ये कहता रहा अपने जो बनाते थे ये लोग, अपने डायरेक्शंस इशू करते थे EROs वगैरह को, कि भाई देखो लाल बाबू हुसैन के जजमेंट में ये लिखा है, आपको ये फॉलो करना होगा, और इसलिए आपको खुद ये फैसला करने की जरूरत नहीं है कि ये नागरिक है कि नहीं है। अगर आपको डाउट है तो आप उस आदमी का केस फ्लैग कर दीजिए और उसको फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल या कोर्ट या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास भेज दीजिए। खुद मत तय करिए कि ये सिटीजन है कि नहीं है, इस आधार पर उसका नाम वोटर्स लिस्ट से मत हटाइए। इलेक्शन कमीशन बार बार कहता रहा, लेकिन इन्होंने ये खेल जो खेला कि लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी हम बता देंगे, और लॉजिकल मतलब अजीब सी बात है कि खेल सारा यही हो रहा है कि भाई लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी क्यों, क्योंकि आपको सिटीजन नहीं माना जा रहा। अब उन्होंने उसका नाम बदल के वो सारी चीज़ें हटा दी जो सुप्रीम कोर्ट ने लाल बाबू हुसैन में 1995 में बोली थी। आपको हियरिंग देनी होगी, आपको पहले आधार बताना होगा, फिर उसको हियरिंग देनी होगी, उसकी बात सुननी होगी, ओरल और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस सब करना पड़ेगा, और फिर रीजन्ड ऑर्डर पास करना पड़ेगा। उससे पहले आप नहीं हटा सकते। लेकिन इन्होंने ये सारी चीज़ें ताक पर लगा दी। इलेक्शन कमीशन तो आप देख रहे हैं कि बिल्कुल भाजपा के एजेंट की तरह काम कर रहा है। हर चीज़ में ये दिखाई दे रहा है कि भाजपा के एजेंट की तरह ये लोग काम कर रहे हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में लिखा है कि आप इंटेंसिव रिवीजन इन ए कंस्टिट्यूएंसी और अ पार्ट ऑफ ए कंस्टिट्यूएंसी कर सकते हैं फॉर रीजंस टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग। इतिहास में 1951 जब पहला इलेक्शन हुआ था,
उसके बाद एक यूपी में एक कंस्टिट्यूंसी के एक पार्ट में इस तरह का इंटेंसिव रिवीजन कराया गया जिसमें वोटर्स लिस्ट नए सिरे से बनाई गई, और उसमें लिंगडो साहब तब सीईसी थे, उन्होंने बहुत डिटेल्ड रीजंस दिए कि क्यों उस कंस्टिट्यूंसी में इंटेंसिव रिवीजन कराने की ज़रूरत पड़ रही है। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में शुरू से ये बोला। अच्छा, दूसरी चीज़, इलेक्शन कमीशन बार बार कह चुका है, कम से कम 6 बार कह चुका है कि इंटेंसिव रिवीजन 6 महीने लगते हैं मिनिमम, और इंटेंसिव रिवीजन अगर इलेक्शन 6 महीने से कम में होने वाला हो तो इंटेंसिव रिवीजन उस राज्य में नहीं कराया जाए। लेकिन यहाँ ये सब कराया गया, 3 महीने बचे थे, 3 महीने में करा दिया गया। 2003 में जब इंटेंसिव रिवीजन हुआ था तो उसका जो गाइडलाइंस इशू करी थी इलेक्शन कमीशन ने, हम लोगों ने मांगी, नहीं दी। योगेंद्र जी ने कहीं से खुफिया तरीके से निकलवा ली इलेक्शन कमीशन की, और उस गाइडलाइन से निकल कर आया कि वो जो इंटेंसिव रिवीजन 2003 में हुआ था, जिसमें भी 6 महीने का समय इलेक्शन कमीशन कहता रहा कि भाई मिनिमम 6 महीना होना चाहिए, वो इंटेंसिव रिवीजन था डोर टू डोर जाकर इलेक्शन ऑफिसर जो है, बूथ लेवल ऑफिसर जाकर पता करता था, डोर टू डोर जाकर कि यहाँ कौन लोग रहते हैं, कौन लोग मर गए हैं, पुरानी लिस्ट लेकर जाता था। उसके आधार पर कुछ लोगों के नाम हटाए जाते थे जो चले गए हैं, मर गए हैं, और कुछ लोगों के नाम ऐड करे जाते थे। लेकिन यहाँ तो बिल्कुल फ़र्क तरह का इंटेंसिव रिवीजन कराया गया, बिल्कुल फ्रेश वोटर्स लिस्ट बनाई जा रही थी। दूसरा, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में लिखा है कि आप पूरी पारदर्शिता मेंटेन करेंगे। जब भी कोई एप्लीकेशन आएगी नया नाम ऐड करने के लिए, आप तुरंत उसी दिन अपने वेबसाइट पर डालेंगे जिससे लोग देख सकें कि इस आदमी के खिलाफ ये एप्लीकेशन आई है, इसका नाम हटाने के लिए। जब कोई एप्लीकेशन आएगी नया नाम जोड़ने के लिए, आप तुरंत उसी दिन अपने वेबसाइट पर डालेंगे कि ये नया नाम जोड़ने की एप्लीकेशन आई है। इन्होंने वो सब कुछ नहीं किया। वोटर्स लिस्ट भी जैसे योगेंद्र जी ने बताया कि मशीन रीडेबल फॉर्म में नहीं दे रहे, और उसका रीज़न क्या बता रहे हैं, कह रहे हैं निजता का हनन हो जाएगा। अरे मशीन रीडेबल फॉर्म में देने से या ना देने से कैसे निजता का हनन हो जाएगा? वोटर्स लिस्ट आप दे रहे हैं उसको आप मशीन रीडेबल में नहीं दे रहे, जिससे कि कोई कंप्यूटर में नाम डालकर धड़ाक से निकाल सके कि भाई ये नाम है कि नहीं, कहाँ है ये नाम, कितने लोग इस नाम से हैं। अच्छा, इन्हीं के मैनुअल में लिखा है कि आप डी डुप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करेंगे। 2 तरह के डुप्लीकेट्स आमतौर पर पाए जाते हैं, जैसे राहुल गांधी ने अपनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाया था, फोटोग्राफिकली सिमिलर। एक ही जने के फ़ोटो से 200 जगह नाम चढ़ा हुआ है, 200 वोटर के नाम है। और दूसरा डेमोग्राफिकली सिमिलर, नाम वही है, फादर्स नेम वही है, एड्रेस वही है, ये डेमोग्राफिकली सिमिलर हो गया। डी डुप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करना था, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने बोला नहीं, हम वो नहीं करेंगे। लेकिन लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी, अब ये लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी जैसे योगेंद्र जी ने बताया बिल्कुल टारगेटेड हुई है। सब लोगों ने एनालिसिस करके बताया है कि ये लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी सेंट्रल इलेक्शन कमीशन से फ्लैग होकर भेजी गई है, और जानबूझकर उन्होंने उसका एल्गोरिदम ऐसा बनाया है कि मुसलमानों के ही नाम अधिकतर 70, 80, 90% उसमें मुसलमानों के ही नाम उस लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी में आए। और फिर आपने उन लोगों को बोल दिया, उन जजों को, कि भाई तुम लोग ऐसे धड़ाधड़ धक्कड़ पेल में तय कर दो, और जिसका नाम छूट जाए कोई बात नहीं, अगले इलेक्शन में वोट दे देगा, नाम हट जाए तो कोई हर्जा नहीं है। यानी कि ये वोटिंग राइट को ऐसे ट्रीट कर रहे हैं। देखिए, लॉ ये है, और लाल बाबू हुसैन में भी ये कहा गया, अगर डाउट है तो उसका नाम रहेगा, जब तक आप प्रूव ना कर दें कि वो नॉन सिटीजन है और ऑर्डर ना दे दें, तब तक नाम नहीं हटाया जा सकता। उसको अपॉर्चुनिटी फॉर हियरिंग देनी पड़ेगी, उसको सारा एविडेंस प्रोड्यूस करने की अपॉर्चुनिटी देनी पड़ेगी। लेकिन आप इस तरह से धक्कड़ पेल में नाम हटा रहे हैं, और बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि सुप्रीम कोर्ट इस सब इलीगैलिटीज़ के बावजूद, क्या क्या इलीगैलिटी,
पहली बात तो आप पूरे पूरे देश में नए सिरे से वोटर्स लिस्ट बना रहे हैं जिसकी कोई अथॉरिटी नहीं है कानून में। उसके बाद आप इतना धक्कड़ पेल में 3 महीने के अंदर होने दे रहे हैं, जबकि इलेक्शन कमीशन खुद कह चुका है कि 6 महीने से कम में नहीं हो सकता। तीसरी बात, आप ये सब लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी के आधार पर 27 लाख लोगों का नाम काटने दे रहे हैं ऐसे धक्कड़ पेल में। बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि सुप्रीम कोर्ट ही आज इस हमारे लोकतंत्र का गला घोटने की इजाज़त देता चला जा रहा है। और वो केस जो हमने फाइल किया था, जो कि 1.5 साल से पेंडिंग है, 2 साल से, कि इलेक्शन कमिश्नर्स का अपॉइंटमेंट सिर्फ सरकार नहीं कर सकती। कॉन्स्टिट्यूशन बेंच 5 जजों की खंडपीठ ने ये बोला कि अगर सरकार के हाथ में इलेक्शन कमिश्नर का अपॉइंटमेंट होगा तो हमारा लोकतंत्र खतरे में आएगा, इसलिए सरकार के हाथ में नहीं हो सकता। और उन्होंने बोला कि 3 लोगों की कमेटी होगी, प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ ऑपोजिशन और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। सरकार ने कानून बदल दिया, प्रधानमंत्री रह गए, लीडर ऑफ ऑपोजिशन रह गए, चीफ जस्टिस को हटा के उन्होंने बोला एक और मंत्री नॉमिनेटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर, जिसमें अब अमित शाह आ जाते हैं। तो फिर से सरकार के हाथ में आ गया। इस कानून को हम लोग ने चुनौती दी, और देखिए चुनौती तो बिल्कुल सिंपल है। हम तो ये कह रहे हैं कि फिर 5 जजेस ये तय कर चुके हैं कि अगर सरकार के हाथ में होगा इनका चयन तो फिर हमारा लोकतंत्र खतरे में आ जाएगा, हमारे बेसिक स्ट्रक्चर का हनन हो जाएगा। तो इसको तय करने में कितना समय लगता है? आप उसको टालते चले जा रहे हैं। 1.5-2 साल हो गया, और साथ में इस तरह का बिल्कुल इलीगल SIR चलते दे रहे हैं, और उसमें से थोड़ा बहुत लीपापोती करके उसको चलने दे रहे हैं। बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि सुप्रीम कोर्ट ये सब होने दे रहा है।